अस्सलाम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हमारी पीएमएस जोलॉजी की ये फर्स्ट क्लास है। इसमें हम लोग जो है वो जोलॉजी का पेपर बी, पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। और पेपर 2 का सेक्शन ए, सेल बायोलॉजी, यहाँ से ही हम स्टार्ट लेंगे। बिकॉज हमारे पास पेपर 2 जो है वो जर्नल जोलॉजी है। जर्नल जोलॉजी की सारी चीजें हैं, और फिर बेसिक्स, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बेसिक्स के बारे में ही आपको पता होना जरूरी है। और जोलॉजी की बेसिक्स से ही स्टार्ट होती है। तो हम जो है जोलॉजी का पेपर 2 जहाँ से स्टार्ट लेंगे, और इसमें जर्नल चीजें हैं। आई थिंक इसके पेपर 1 के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो ये कंपैरेटिवली थोड़ी इजी है ये पेपर। तो हम इस वजह से पेपर ए को स्टार्ट करेंगे, और इसका पेपर बी को, पेपर 2 को स्टार्ट करेंगे। और पेपर 2 का जो सेक्शन ए है, सेल बायोलॉजी, उसको स्टार्ट करेंगे। तो सेल बायोलॉजी को हमारे पास अगर आप लोगों ने होपफुली आप लोगों ने अपना जो है वो सिलेबस देख लिया होगा। तो आप लोगों के सिलेबस के अंदर जो जो चीजें हैं, हम इंशाल्लाह सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग, ठीक है, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट पे है, फर्स्ट लाइन के अंदर के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो हम यहीं से स्टार्ट लेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पे जाने से पहले बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या है, ठीक है। व्हाट इज सेल? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल क्या है, ठीक है। सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। एज अ zoology स्टूडेंट आपको इस चीज का पता होगा कि हमारे पास जो सेल है ये बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। सेल बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास लाइफ का। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो सेल है ये आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जो सेल्स हैं ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। किसी भी लिविंग बीइंग की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सेल्स, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सेल जो है ये बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। अगर हम किसी भी जानदार को तोड़ें, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम तोड़ें सेलुलर लेवल तक, तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट बनता है वो सेल होता है। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट जो आपके पास आएगा, किसी भी लिविंग बीइंग को आप तोड़ें, उसको ब्रेक करें, यहाँ तक के सेलुलर लेवल तक आप उसको ब्रेक करते हैं, तो आपके पास जो स्मॉलेस्ट और इंडिपेंडेंट यूनिट आएगा वो होगा सेल। तो आप कह सकते हैं कि सेल जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी लिविंग बीइंग का, ठीक हो गया। अब हम अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें कि सेल की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है हमारे पास वो क्या हो सकती है। सेल डेफिनेशन, तो a cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all of life's process, ठीक है। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है आपके पास सेल की वो ये हो सकती है। सेल डेफिनेशन कि कोई भी सेल, आप कह सकते हैं कि कोई भी स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो कि लाइफ के तमाम प्रोसेसेस का रिस्पॉन्सिबल हो, वो स्मॉलेस्ट यूनिट और बेसिक यूनिट जो तमाम लाइफ के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है,
वो होता है सेल। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन जो सेल की है वो आप लिख सकते हैं कि अ सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट basic unit of life that is responsible for all of life's processes। ठीक है, उसके बाद इसके बाद cells are the structural, functional and biological units of living beings। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनका अगर स्ट्रक्चरली देखें, फंक्शनली देखें, बायोलॉजिकली देखें, ठीक है, हर लिहाज से ये यूनिट्स हैं लिविंग बीइंग्स के। ठीक है, इसके अलावा एक सेल जो है वो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली भी। एक सेल मुख्तलिफ, आगे जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप हम वो प्रोसेस भी देखेंगे। और आप लोगों ने पीछे भी जब आप लोग ड्यूरिंग योर स्टडीज आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह डिफरेंट सेल्स जो हैं वो खुद को इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इटसेल्फ। तो इस वजह से हम सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। इसके अलावा हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। ईच सेल कंटेन्स अ फ्लूइड कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, हर सेल जो है उसके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और हर सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन जरूर होती है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो सेल के, एक तो आपके पास साइटोप्लाज्म हर सेल के अंदर होता है जो कि फ्लूइड होता है और वो इनक्लोज्ड होता है एक मेम्ब्रेन से। एक मेम्ब्रेन और एक साइटोप्लाज्म ये हर सेल के अंदर होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लियस, लिपिड्स और डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। अब कौन से सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सी ऑर्गेनेल्स होती हैं, कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आगे जब हम प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे तो वहां पे फर्दर मोर हम डिस्कस करेंगे। और वहां पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन सी ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास रॉबर्ट हुक सेल की डिस्कवरी की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने देखा कि सेल क्या है, फिर हमने उसको डिफाइन किया कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है सेल की। अब अगर हम बात करें डिस्कवरी की, कि सेल डिस्कवरी कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया, तो हमारे पास जो फर्स्ट नाम आता है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया और उन्होंने सेल को डिस्कवर किया 1665 के अंदर। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया जी रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। रॉबर्ट हुक ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक पीस ऑफ बोटल कॉक अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उन्होंने ऑब्जर्व किया किसको, बोटल कॉक के एक टुकड़े को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे। और उसने नोटिस किया कि
छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्मॉल रूम्स की तरह नजर आते हैं, जो कि स्मॉल रूम्स की तरह नजर आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है, जो सेल्स हैं उनको स्मॉल रूम्स का नाम दिया। ठीक है, क्योंकि उनकी जो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी रॉबर्ट हुक के साहब की, वो लिमिटेड मैग्निफिकेशंस थी उसकी, तो इस वजह से वो कोई भी स्ट्रक्चरल डिटेल्स जो थी सेल की वो ना देख सके। ठीक है, उसके बाद एंटोन वैन ल्यूवन हुक ने ऑब्जर्व किया सेल को एक और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे जिसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमारे पास एंटोन वैन ल्यूवन हुक ने ऑब्जर्व किया एक और माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, जब उसने एक और जो उसकी माइक्रोस्कोप थी उसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा थी। और जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसने ये बात नोट की, उसने ये नोटिस किया कि जो सेल हैं उनमें कोई मूवमेंट भी होती है। ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया कि सेल के अंदर कोई मूवमेंट भी होती है। ये सेल्स जो हैं, ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, ये मोटाइल हैं। ठीक है, तो इसके नतीजे में जो ल्यूवन हुक ने कंक्लूड किया, उन्होंने कहा दीज माइक्रोस्कोपिक इंटाइटल्स वर अलाइव, कि ये जो माइक्रोस्कोपिक छोटी छोटी चीजें हैं हमें नजर आती हैं, ये जिंदा हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये जिंदा हैं। जो पहले रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था उसमें उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं, उन्हें जस्ट ये स्मॉल रूम्स नजर आए थे। और उसके बाद जब एंटोन वैन लियोन हुक ने ऑब्जर्व किया तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये अलाइव हैं, ये जिंदा हैं। ठीक है, उसके बाद 1883 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि स्कॉटिश बोटैनिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया। उन्होंने सेल स्ट्रक्चर की फर्स्ट लुक हमें सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने दी 1883 के अंदर। ठीक है, तो 1883 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने, एक जो कि एक स्कॉटिश बोटैनिस्ट थे, प्रोवाइड की हमें वेरी फर्स्ट इनसाइट इनटू सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, और उन्होंने ही हमें ये बताया कि जो न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट है सेल के अंदर। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले हमें ये चीज बताई। अब जो चीजें आप लोगों ने नोट करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन की अगर हम बात करें तो उन्होंने, सॉरी, रॉबर्ट हुक की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो ऑब्जर्व किया सेल को, तो ये 1665 के अंदर किससे उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे। और उन्होंने एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया,
एक उन्होंने स्मॉल रूम्स का वर्ड यूज किया कि ये छोटे छोटे रूम्स हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और वर्ड यूज किया अपनी थ्योरी के अंदर, वो था माइन्यूट हनी कॉम सराउंडेड बाय थिक वॉल्स, कि ये माइन्यूट हनी कॉम्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसको सराउंड किया गया है थिक वॉल्स ने। ठीक है, और उनका जो एक जो उन्होंने अपना काम था वो पब्लिश करवाया। कब पब्लिश करवाया? 1665 के अंदर उन्होंने अपना जो ये काम है ये पब्लिश करवाया 1665 के अंदर। और किसने करवाया? माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने अपना वर्क जो है वो पब्लिश करवाया, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया, MICROGRAPHIA, माइक्रोग्राफिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद आए लॉरेंस ओकन। लॉरेंस ओकन, जो लॉरेंस ओकन थे, ये थे 1805 के अंदर, 1805 के अंदर। ये जर्मन थे। ये आप लोग, ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, बिकॉज ये चीजें जो अब मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे पर्सनली नोट्स हैं, और वहां से मेरे पास हॉर्ड फॉर्म में है, तो वहां से मैं ये कुछ चीजें आप लोगों को जो है वो ऑब्जर्व नोट डाउन करवा रही हूँ। तो ये चीजें आप लोगों ने साथ साथ नोट डाउन कर लेनी है। लॉरेंस ओकन, ये एक आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, ये आप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी रेफरेंस वगैरह में। तो लॉरेंस ओकन 1805 की बात है, ये जर्मन थे। तो उन्होंने कहा कि लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट हुए हैं वेसिकल्स ऑफ अ पीस ऑफ कॉर्क से। उसके बाद हमारे पास आए जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क 1809 के अंदर, और इन्होंने ओकन आइडिया को प्रूव किया, और इन्होंने कहा कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ ऑफ इट्स constituent parts are not cellular tissues are not formed by cellular tissues or vesicles। ये किसने कहा? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने 1809 के अंदर। उसके बाद आपके पास एंटोन वैन लेवन हुक ने ऑब्जर्व किया सेल को। उसके बाद ये आपको मैंने पहले बता दिया। उसके बाद 1883 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे पास जो है ये प्रूव किया कि जो सेल्स हैं वो न्यूक्लियस उनके पास मौजूद होता है, और उन्होंने डिसअप्रूव किया हुक के आइडिया को। डिसअप्रूव किया हुक के आइडिया को, रॉबर्ट हुक के आइडिया को। उसके बाद हमारे पास आई जी थियोडर श्वान और शील्डन। थियोडर श्वान और शील्डन हमारे पास आए। जो थियोडर श्वान थे ये जोलॉजिस्ट थे, और जो शील्डन थे ये बोटैनिस्ट थे। इन्होंने सेल थ्योरी पेश की, और इन्होंने अपनी सेल थ्योरी के अंदर बताया कि सेल के पास 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं: वाइस न्यूक्लियस, फ्लूइड सराउंडिंग जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, एंड अदर थीन कवरिंग और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारे पास श्वान और शील्डन थे, उन्होंने हमें बताया
सबसे पहले अपनी सेल थ्योरी के अंदर कि सेल, कोई भी सेल है उसके तीन बेसिक पार्ट्स हैं। एक न्यूक्लियस, दूसरा उसकी जो सराउंडिंग है फ्लूइड फॉर्म में यानी साइटोप्लाज्म, और तीसरा उस साइटोप्लाज्म को जो एक आउटर थिन कवरिंग है जिसने कवर कर रखा है उस साइटोप्लाज्म को यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये चीज हमें बताई श्वॉन और शील्डन ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी सेल की डिस्कवरी को लेकर। उसके बाद अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल की, तो हमारे पास जो सेल है उसकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कि कोई भी सेल है वो स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कोई भी बॉडी है उसको शेप देने के लिए सेल का होना जरूरी है। एक तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, दूसरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तीसरी चीज, द सेल इंटीरियर इज organized into different individual organelles। ठीक है, तो जो सेल है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। हर ऑर्गेनेली का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, जिनमें सबसे पहले हमारे पास अगर न्यूक्लियस की बात करें तो हमारे पास जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है सेल की, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। उसका फंक्शन, उसके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो ये सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जितनी भी, कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसके अलावा जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। तो उसकी जितने भी हमारे पास जो है एनर्जी वगैरह जनरेट करता है, प्रोवाइड करता है बॉडी को। तो बेसिकली कोई भी लिविंग बीइंग है, विदाउट सेल लाइफ इज इम्पॉसिबल। ठीक है, सेल के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। तो अगर हम बात करें सेल्स की टाइप्स की, ठीक है, तो सेल्स की टाइप्स की अगर हम बात करें तो अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें, ठीक है, तो हमारे पास सेल की दो टाइप्स हैं। एक है प्रोकैरियोट्स और दूसरी है यूकैरियोट्स। ठीक है, सेल टाइप्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर के लिहाज से हम देखें तो हमारे पास प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दो डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स, तो आप अगर देखें तो जो सेल है ना, उसकी एग्जाम्पल सेम इसी तरह है जैसे एक फैक्ट्री। अगर आपके पास डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं, एक कंट्री के अंदर या एक प्रोविंस के अंदर डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, उन डिफरेंट फैक्ट्रीज के अंदर जितनी भी मशीन्स यूज हुई हैं वो भी डिफरेंट तरह की होगी। लाइक हमारे पास टेक्सटाइल फैक्ट्री है तो वहां पे लूम्स वगैरह होंगी। हमारे पास शू फैक्ट्री है तो वहां की उसके लिहाज से मशीनें होंगी। हर तरह की, कोई भी फूड फैक्ट्री है तो उस लिहाज से उसके अंदर डिफरेंट मशीन्स फिट होंगी। तो सेल जो है ये लाइक अ फैक्ट्री है। तो डिफरेंट सेल्स जो है वो एक्ट करते हैं लाइक डिफरेंट फैक्ट्रीज, जिनके अंदर डिफरेंट लेबर्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट जो सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं बॉडी के अंदर।
ठीक है। तो जब उनका फंक्शन डिफरेंट है तो उनकी लेबर मीन उसकी ऑर्गेनाइज भी डिफरेंट होंगी, फिर उनके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होंगे क्योंकि उनका फंक्शन ही डिफरेंट है। तो आप ये चीज इमेजिन कर सकते हैं या ये चीज आप इस चीज को जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं, आप उनको जो है वो डिफरेंट फैक्ट्रीज के तौर पे ले सकते हैं, और उनके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइज हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट लेबरर्स वगैरह के तौर पे आप उनको ले सकते हैं। तो हमारे पास स्ट्रक्चर के लिहाज से सेल के दो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है। स्ट्रक्चर के लिहाज से आपके पास स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से आपके पास सेल की दो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपके पास प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दो टाइप्स होंगी। But according to number of cells, अच्छा, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ये तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। बट ये जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, आई थिंक ये यहाँ तक करते हैं, वो आगे थोड़ी कंफ्यूजन होगी। चलें, टाइप्स ऑफ सेल्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आपके पास। अब प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं और यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? प्रोकैरियोट्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर एग्जैक्ट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। प्रोकैरियोट्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर एग्जैक्ट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ठीक है। एक जेनेटिक स्ट्रक्चर तो पड़ा होता है सेंटर में, बट एग्जैक्ट जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है वो मौजूद नहीं होता। तो ये होते हैं प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, एग्जैक्ट न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, वो होते हैं यूकैरियोट्स। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें डिटेल में, अगर इसकी प्रोकैरियोटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लिखें, तो ये आ भी सकता है ये क्वेश्चन कि आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है वो डिफरेंस लिखें। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लिखें, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एग्जैक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एग्जैक्ट न्यूक्लियस मौजूद होता है। सबसे पहली बात तो ये हो गया। तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। मतलब एक ही सेल है, ठीक है, एक ही सेल है और वो एक ही ऑर्गेनिज्म भी है। वो एक सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी आपको बोलते हैं। और यही चीज मैं पहले आपको बताने लगी थी कि ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये हम इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। कुछ प्रोकैरियोट सेल्स वो होते हैं जो कि हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के तौर पे भी एक्ट करते हैं। तो हमारे पास दे ऑल आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
और इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स, इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। इनके जो सेल का साइज है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। जबकि हमारे पास जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं वो 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं हमारे पास यूकैरियोट्स। इनका हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिशन हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जैसे कि हमारे पास कंजंक्शन हो गई, एस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास कंजंक्शन हो गई। ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर सेक्सुअल और सम टाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है। तो मीन आप कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं ये आपके पास जो है ये अर्लियर ऑर्गेनिजम्स से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो हमारे पास प्रेजेंट और जो है ना एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट्स हैं हमारे पास। यूकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं ये, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। इसमें जो है हमारे पास प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोन, एनिमल्स आते हैं, जबकि हमारे पास प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, आर्ची, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इस तरह आगे हमारे पास यूकैरियोट्स जो हैं इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है न्यूट्रिएंट और इलेक्ट्रोलाइट्स की ट्रांसपोर्ट के अंदर, उनको इन और आउट करने में। इसके अलावा सेल टू सेल कम्युनिकेशन होती है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल के साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है यूकैरियोट्स के अंदर। इसके अलावा कुछ जो है हमारे पास ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जो कि कुछ मतलब आप कह सकते हैं कुछ कंट्रास्टिंग फीचर्स होते हैं, कि कुछ ऐसे फीचर जो प्लांट सेल के अंदर होते हैं एनिमल सेल के अंदर नहीं होते, कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं जो एनिमल सेल के अंदर होते हैं और प्लांट सेल के अंदर नहीं होते। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म, सेल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है। तो अगर हम जर्नल सेल स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले हम सेल स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को।
तो हमारे पास जो एनिमल सेल्स और टिश्यूज हैं वो, और प्लांट टिश्यूज सेल्स, ये थोड़ी डिफरेंट होते हैं। लाइक हमारे पास एनिमल्स के अंदर मसल सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, स्टमक सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इसी तरह प्लांट्स के अंदर जाइलम सेल्स होते हैं, फ्लोएम सेल्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, क्लोरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। तो मीन इस तरह के कुछ सेल्स जो है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन एनी ऑर्गेनिज्म वो चेंज होते हैं। बट हम यहाँ पे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे, जर्नल स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर करेंगे। तो आप जो सेल की स्टडी है, इसके दो डिफरेंट वेज भी हैं। हम दो तरह से सेल स्टडी कर सकते हैं, ये भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। एक माइक्रोस्कोपी होता है जहाँ पे आप सेल स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं, सेल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एक होता है सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन जो है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और माइक्रोस्कोपी ये थोड़ी ओल्ड है। माइक्रोस्कोप इसमें हम जो है वो आप जो है वो माइक्रोस्कोप्स यूज करते हैं। और जो सेल्फ फ्रैक्शनेशन है इसमें आप जो है सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको फ्रैक्शंस के अंदर जो है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो फ्रैक्शंस के अंदर जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके स्टडी करते हैं। उसके बाद यूकेरियोटिक सेल्स की साइज की अगर बात करें तो वह हमारे पास, आपके पास जो ऑस्ट्रिक्स एग्स हैं उतना भी एक सेल हो सकता है। हमारे पास जो नर्व्स या मसल सेल्स हैं वो 1 मीटर तक भी लंबे हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये तो कुछ बेसिक्स थी। अब हम अगर सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है उसकी बात करें तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेल स्ट्रक्चर में हम तो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल। मेंटेन करना, सपोर्ट करना सेल को, ये मेन फंक्शन होता है। प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना सेल को, ये इसके मेन फंक्शन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। तो जो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल है वो होती है सेल वॉल। इस सेल मेम्ब्रेन से ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। और ये जो सेल वॉल होती है ये जस्ट एनिमल सेल के अंदर, सॉरी प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल है वो सेल वॉल होती है। जो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल है वो सेल मेम्ब्रेन है। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन। और सेल वॉल प्लांट के अंदर, फंजाई के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, इन तीनों के अंदर आपके पास सेल वॉल मौजूद होती है। और जो इन तीनों सेल्स की, प्लांट सेल और फंजाई सेल और बैक्टीरिया सेल है,
इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सेल वॉल होती है। जो इसी तरह जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, किसी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, इसके करेक्टरिस्टिक्स और जो सेल ऑर्गेनेलिज की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें 60 to 80% प्रोटीन्स पाए जाते हैं। 60 टू आपके पास 60 to 80% प्रोटीन्स पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। 20 to 40% आपके पास लिपिड्स पाए जाते हैं। 20 to 40% आपके पास लिपिड्स होते हैं। और 60 to 80% प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी जो है वो कार्बोहाइड्रेट की भी प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चार्ज्ड पोर्स मौजूद होते हैं और मूवमेंट ऑफ आयोनिक मटेरियल्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट मॉडल्स दिए गए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए दो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हमारे पास दिए गए, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, इसको पेश किया जी डैनियल डेविसन एंड रॉबर्टसन ने। इन्होंने कहा कि जो लिपिड बायलेयर है वो सैंडविच्ड होता है दो प्रोटीन लेयर्स के दरमियान। ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनेलिज, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वगैरह होती हैं इसके अंदर बॉन्डेड। इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनेलिज, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वगैरह इसके अंदर बॉन्डेड होते हैं। ये हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में कहा गया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मॉडल था और मोस्ट पॉपुलर मॉडल और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए दिया वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इस मॉडल को हमारे पास सेंगर और निकलसन ने इस मॉडल को पेश किया और इसमें ये कहा गया कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स हैं वो डिस्पर्स्ड होती हैं, फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर डिस्पर्स्ड होती हैं। 1972 के अंदर ये मॉडल पेश किया गया एस टॉन्थन सिंगर और गॉर्थ निकलसन की तरफ से। उन्होंने कहा कि डबल लेयर प्रोटीन्स की होती है, प्रोटीन्स बायलेयर होती हैं। और जो प्रोटीन्स होती हैं वो फ्लोट करती हैं लाइक आइसबर्ग्स। ठीक है। जो डबल मेम्ब्रेन सॉरी डबल लेयर प्रोटीन्स होती हैं वो फ्लोट करती हैं लाइक आइसबर्ग्स। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसमें कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स होती है, मतलब शिफ्टिंग और चार्जिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इसके अलावा उन्होंने इस मॉडल के अंदर कहा कि फॉस्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, प्रोटीन्स पाई जाती हैं,
जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स है उसका पोलर एंड होता है और एक नॉन पोलर एंड होता है। जो पोलर एंड होता है वो आउटर एंड प्लाज्म साइटोप्लाज्मिक साइड पे हमारे पास पोलर एंड होते हैं फास्फोलिपिड के, और नॉन पोलर एंड्स जो है वो फेस ईच अदर इन मिडल ऑफ बायलेयर। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक जो है ना वो डायग्राम दिखाती हूँ, वहां से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप लोगों को नजर आ रहा, ये हमारे पास जो है वो ये फ्लोर मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर है हमारे पास। इसमें आपको ये जो नजर आ रही है ये प्रोटीन चैनल्स हैं। ये प्रोटीन चैनल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये फ्लोर कर, और ये जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स आपको नजर आ रहे हैं। इसमें आपको जो है ये कार्बोहाइड्रेट नजर आ रहे हैं। इसके ये वाला जो ये आपको नजर आ रहा है जस्ट लाइक ये बॉल्स, तो ये आपके पास जो है ये वाला ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं ये आपके पास फास्फोलिपिड्स के आउटर पोलर एंड्स हैं। ये आपके पास फास्फोलिपिड्स के आउटर आउटर और पोलर एंड्स हैं। ये जो इनके नीचे ये येलो येलो थ्रेड्स नजर आ रहे हैं, ये फास्फोलिपिड्स के ये जो येलो थ्रेड्स नजर आ रहे हैं आपके पास, ये आपके पास फास्फोलिपिड्स के नॉन पोलर एंड्स हैं। ये जो एक कंप्लीट है, ये थ्रेड भी और ये बॉल भी, ये आपके पास एक कंप्लीट फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। इसमें ये जो ऊपर सर्कल नजर आ रहे हैं ये पोलर एंड्स हैं, और ये जो थ्रेड लाइक नजर आ रहे हैं ये नॉन पोलर एंड्स हैं फॉस्फोलिपिड्स के। उसके बाद इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। ये यहाँ पे ये वाले ये जो येलो ये वाले नजर आ रहे हैं आपको, ये मालिक्यूल, ये कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये इम्बेड होते हैं इंटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन, कि ये जो मेम्ब्रेन है इसका ये जो अंदरूनी हिस्सा है पार्ट है इसके अंदर ये इम्बेडेड होते हैं। और इसका कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी का फंक्शन क्या है कि इससे जो मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल हो जाती है वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस के लिए, लेस परमिएबल फॉर वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस। इसके अलावा ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, ये रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, सख्त स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए, मतवासन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्रोटीन्स मौजूद हैं, ये प्रोटीन चैनल। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये हमारे पास इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। इसमें हमारे पास प्रोटीन्स दो टाइप्स की, हमारे पास दो टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। एक होती है पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये जो आपको प्रोटीन नजर आ रही हैं ये जो इम्बेडेड है, फुल इम्बेडेड है प्रोटीन के अंदर, एक ये और एक ये प्रोटीन्स जो हैं इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, जो कि इम्बेडेड होती हैं स्ट्रक्चर के अंदर। इसके अलावा कुछ इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि ये जो कंप्लीट इम्बेडेड नहीं होती, थोड़ी सी जो है जस्ट अटैच होती हैं सरफेस के साथ, इनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स।
ठीक है। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं ये शुगर प्रोटीन्स के साथ लिंक होती हैं शुगर प्रोटीन मार्कर्स के साथ। ये हेल्प करती हैं मूव आइंस और मॉलिक्यूल्स को मूव करने में। इसके अलावा ये जो है ये अटैच होती हैं इनर साइटोस्केलेटन के साथ स्कैफोल्डिंग के फॉर्म में। स्कैफोल्डिंग की फॉर्म में स्कैफोल्डिंग होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन का जो है साइटोस्केलेटन के साथ लिंक होना, इसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, ये आपको ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये प्रोटीन के साथ अटैच, ये आपको कार्बोहाइड्रेट है नजर आ रहा है। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये यहाँ पे आपको प्रोटीन के साथ यहाँ पे इन्होंने बॉन्डिंग की हुई है और अटैच है, तो ये आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे। इसी तरह ये यहाँ पे लिपिड्स के साथ इन्होंने बॉन्डिंग की होगी, तो यहाँ पे ये ग्लाइकोलिपिड्स बना रहे हैं। और यहाँ पे एक ग्लाइकोकैलिक्स, यहाँ पे अगर मुझे नजर आ जाए तो ग्लाइकोकैलिक्स की फॉर्म में ग्लाइकोकैलिक्स का एक बॉन्ड बना होता है जिसमें प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीनों का के मॉलिक्यूल्स मिलके एक जो मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स सेल का कोट होता है। और जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये हेल्प करता है सेल टू सेल रिकग्निशन में। सेल टू सेल रिकग्निशन में हेल्पफुल होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स सेल टू सेल रिकग्निशन में हेल्पफुल होता है और ये हर सेल टाइप के लिए एज अ फिंगरप्रिंट काम करता है। ग्लाइकोकैलिक्स एज अ फिंगरप्रिंट काम करता है सेल आइडेंटिफिकेशन या सेल रिकॉग्निशन के अंदर। तो ये तो था हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का। अब हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस पे आए तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये रेगुलेट करता है मटेरियल को। रेगुलेट करना मटेरियल के या इंटरनल और एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है सेल का उसको रेगुलेट करना मेन फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का। उसके अलावा जो सेल की इनर साइड और आउटर साइड है उसको सेपरेट करता है, सेकंड फंक्शन है इसका। थर्ड फंक्शन क्या होता है कि ये डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेपरेट रखती है। उसके अलावा फोर्थ फंक्शन कि ये लार्ज सरफेस प्रोवाइड करती है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है। और इसका जो फिफ्थ फंक्शन है ये सेल्स को, डिफरेंट सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट रखती है। सेपरेट सेल्स, डिफरेंट सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए भी सेल मेम्ब्रेन हेल्पफुल होती है। इसके अलावा ये रिसेप्टर्स को साइट भी प्रोवाइड करती है। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, साइट फॉर रिसेप्टर्स ये होती है, तो वो जो रिसेप्टर्स हैं ये स्पेसिफिक सेल आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स होते हैं दैट सेपरेट वन सेल टाइप फ्रॉम अदर सेल। जो डिफरेंट सेल टाइप्स को एक दूसरे से सेपरेट रखते हैं ये होते हैं साइट फॉर रिसेप्टर्स। डिफरेंट रिसेप्टर्स को ये साइट भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा सिलेक्टिव परमेबिलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी होती है कि ये सिलेक्टिव परमेएबल होती है, कुछ सब्सटेंसेस को अंदर जाने देती है जो कि सेल के लिए बेनिफिशियल होते हैं और जो दूसरे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं सेल के लिए या जिनकी सेल को जरूरत नहीं होती उनको ये रोक के रखती है। और
ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है सेल मेंटेनेंस के अंदर। उसके अलावा डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस। उनमें सबसे पहले है सिंपल डिफ्यूजन, नंबर 2 पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, इसके अलावा नंबर 3 पे ओस्मोसिस होती है, नंबर 4 फिल्ट्रेशन होती है, नंबर 5 पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, नंबर 6 पे एंडोसाइटोसिस होती है, नंबर 7 पे आपके पास एक्सोसाइटोसिस होती है। उसके बाद अब अगर हम बात करें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस की, सेल मेम्ब्रेन से अंदर अगर हम चले जाएं और फिर हम बात करें अब हम इन डिफरेंट ऑर्गेनेलिस की अगर बात करें, इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन, ये आपको एक कंप्लीट जनरल स्ट्रक्चर सेल का स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसमें हम सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये यहाँ पे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। नंबर 2 पे हमारे पास साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम। साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है कि जितनी भी ऑर्गेनेलिस हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, वेसिकल्स और वैक्यूल्स वगैरह, ये सारे जो हैं ये साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। लाइक ये जो सारा सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है ये साइटोप्लाज्म के अंदर है। ये जो आपके पास ये वाला फ्लूइड नजर आ रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ये सस्पेंड है ये डिफरेंट ऑर्गेनेलिस, तो इसको हम साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। और दूसरा इसके अंदर यहाँ पे एक सिंपल जस्ट फ्लूइड लाइक फ्लूइड होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। साइटोप्लाज्म के अंदर दो इंपॉर्टेंट होते हैं पार्ट, साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम और साइटोसोल। और ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस और दूसरी ऑर्गेनेलिस जो है ये सस्पेंडेड होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो हमारे पास राइबोसोम जो है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है आपके पास। ये यहाँ पे ये ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये डॉट से, ये लाइक ये डॉट नजर आ रहा है, ये डॉट नजर आ रहा है, तो ये जो डॉट्स हैं सर्कल, इनको हम बोलते हैं ये इसी तरह से ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ये जो राइबोसोम्स हैं ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें कुछ जो राइबोसोम्स हैं वो अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। लाइक ये जो है हमारे पास ये वाले जो आपके पास ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये सारा, ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो स्ट्रक्चर है ये सारा ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं, ये कुछ राइबोसोम्स तो यहाँ पे अटैच होते हैं, कुछ राइबोसोम्स हैं जैसे कि ये यहाँ पे एक राइबोसोम है, ये यहाँ पे राइबोसोम आपको नजर आ रहा है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और कुछ जो है वो फ्री होती हैं। इसके अलावा ये जो है आपको यहाँ पे सिंगल नजर आ रहे हैं, बट ये सिंगल नहीं है, ये क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं। और ये कनेक्ट होते हैं MRN के थ्रू। ये MRN के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। लाइक ये जो है ये एक दूसरे के साथ ऐसे क्लस्टर में ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, और ये जो कनेक्शन है ये जो
स्ट्रैंड है, ये जिसके थ्रू ये कनेक्ट है, यहाँ पे आपको इनविजिबल ये स्ट्रैंड होता है। तो ये जो स्ट्रैंड है, ये mRNA के स्ट्रैंड्स हैं जिनके थ्रू ये कनेक्टेड हैं। ये mRNA के स्ट्रैंड्स हैं जिनके थ्रू ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इसके अलावा जो राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं, राइबोसोमल आरएनए वो इक्वल होते हैं किसी भी सेल के अंदर। इसके अलावा हम राइबोसोम्स को हम प्रोटीन वर्क बेंचेस भी कहते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि जो प्रोटीन के वर्क बेंचेस हैं वो हम राइबोसोम्स को बोलते हैं। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन के वर्क बेंचेस पे बोलते हैं बिकॉज ये प्रोटीन सिंथेसिस साइट होती हैं। यहाँ पे प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स होती हैं। जितने आपके पास राइबोसोमल आरएनए की अमाउंट होगी उतनी ही ये प्रोटीन्स जो हैं वो आपको प्रोड्यूस करके जनरेट करके देंगी। तो इसको हम प्रोटीन वर्क बेंचेस भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस साइट होती हैं सेल के अंदर, राइबोसोम्स। इसके अलावा एक और इसके लिए जो आपके पास यूज होता है वर्ड, वो है पोलीराइबोसोम्स या पोलीसोम्स, जो क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स के लिए इस्तेमाल होता है। क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स को हम पोलीसोम्स या पोलीराइबोसोम्स बोलते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो टाइप्स का होता है, ठीक है। इनकी जो दो टाइप्स होती हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास ये टोटल ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब जहाँ यहाँ पे जिनके साथ आपके पास राइबोसोम्स अटैच नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जहाँ पे राइबोसोम्स जिनके साथ अटैच हैं ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप से ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और ये इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये एंड तक यहाँ से स्टार्ट होके ये सेल मेम्ब्रेन तक जाएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियर इन्वेलप से सेल मेम्ब्रेन तक थ्रू आउट द सेल वॉल्यूम ये ऑर्गेनेलिस जो है ये स्प्रेड होगी, ठीक है। ये जो है ना आपको सैक्स और ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में नजर आएगा और ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ये फैला हुआ होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये राइबोसोम्स के लिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट भी है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर राइबोसोम्स। इसका इन राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सीरीज ऑफ चैनल्स है। इसके अलावा ये स्टोरेज यूनिट है इंजाइम और दूसरी प्रोटीन्स के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोरेज यूनिट है इंजाइम और दूसरी प्रोटीन्स के लिए।
अब जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये होती है साइट फॉर लिपिड प्रोडक्शन। इसके अलावा इसका फंक्शन होता है ये बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिटॉक्सिफाई करती हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन एंड मसल सेल्स, ये भी फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। उसके बाद हम बात करें नंबर 4 पे गोल्जी ऑपरेटर्स की। गोल्जी ऑपरेटर्स भी एक इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास स्ट्रक्चर है, एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है। हम इनको गोल्जी कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम जो है गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी कम्प्लेक्स बोलते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? पैकेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सपोर्ट। पैकिंग करना, स्टोर करना और एक्सपोर्ट करना। किनको? प्रोटीन्स और लिपिड्स को पैक करना, स्टोर करना और एक्सपोर्ट करना। ठीक हो गया, ये इनका मेन फंक्शन है। इनको सबसे पहले डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने, और उन्हीं के नाम पे इनको हम गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। कैमिलो गोल्जी ने 1898 के अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर इसका देखें तो ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स है, डिफरेंट मेम्ब्रेन्स की कलेक्शन है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएट होती हैं ये मेम्ब्रेन। इसके अलावा फ्लैटेंड स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्निया होती हैं, और सिंगल हम इसको सिस्टर्ना बोलते हैं। इसके अंदर क्लोज्ड स्पेसेस होती हैं। ये आपको ये वाली स्पेसेस नजर आ रही होंगी। तो ये जो क्लोज्ड ये वाली स्पेसेस हैं, आप इसके अंदर इस स्ट्रक्चर के अंदर ये वाली स्पेसेस, ये बेसिकली फ्लूइड रिजर्वायर के तौर पे सर्व करती हैं। फ्लूइड रिजर्वायर के तौर पे सर्व करती हैं। उसके अलावा इनका एक फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ वेसिकल। डिफरेंट वेसिकल जो हैं वो इसके थ्रू उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, वो जो वेसिकल हैं वो लिटिल पैकेट्स होते हैं प्रोटीन्स के, जिनको हम इसके थ्रू जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तो ये पास होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी ऑपरेटस में, और वहां पे ये फ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स जो हैं कंसंट्रेटेड और केमिकली मॉडिफाइड भी होती हैं गोल्जी ऑपरेटस के अंदर। इसके अलावा जो गोल्जी ऑपरेटस है, ये लाइसोसोम की प्रोडक्शन भी गोल्जी ऑपरेटस में होती है। लाइसोसोम की जो प्रोडक्शन है, ये यहाँ पे आपको इस गोल्जी ऑपरेटस में आप ये देखें तो यहाँ पे ये एक सेपरेट सा पोर्शन नजर आ रहा है। तो ये यहाँ से अलग होके आपके पास लाइसोसोम की फॉर्म भी बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये लाइसोसोम की प्रोडक्शन में भी इसका फंक्शन है। इसके अलावा ये डिफरेंट प्रोटीन्स को जो है मार्क भी करते हैं, सॉर्ट भी करते हैं, और फिर डिफरेंट बैचेस के अंदर आगे ट्रांसपोर्ट मीन ये इसके पैकिंग होती है। सबसे पहले आप कोई भी फैक्ट्री वगैरह में जाएं तो एक पोर्शन होता है, वहां पे पैकिंग होती है, फिर सॉर्टिंग होती है, उन पे नाम लगते हैं, उन पे उनके स्टिकर्स वगैरह, फिर
उसको आगे एक्सपोर्ट जहां जहां पे जिस जिस स्टोर में जहां पे उनको भेजना होता है वहां पे वो एक्सपोर्ट होता है। तो बेसिकली इसका भी यही फंक्शन है, ये प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करता है, मार्क करता है कि ये किस क्वालिटी की है, ये कहाँ पे सॉर्ट होगी, उसको सॉर्ट करता है, फिर इसको कहाँ पे जाना चाहिए डिफरेंट बैचेस के अंदर के, ये हाई लेवल ये लो लेवल जिस तरह। तो इस तरह ये उनको फिर डिफरेंट बैचेस के अंदर करके फिर आगे उसको जो है वो ट्रांसफर करवा देता है। सेक्रेटरी वेसिकल्स जो है ये पैक्ड प्रोटीन्स होती हैं और इनको ये जो है आउटसाइड द सेल ट्रांसफर करवाता है थ्रू एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। और ये जो गोल्जी ऑपरेटस है ये मोस्ट अबेंडेंटली पाया जाता है। और इसमें जो सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं ये मोस्ट अबेंडेंटली पाए जाते हैं उन सेल्स के अंदर जो कि केमिकल सब्सटेंसेस को सेक्रेट करते हैं, जैसे कि हमारे पास नर्व सेल्स हैं या पैंक्रियाटिक सेल्स हैं। उनमें पैंक्रियाटिक सेल्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स और नर्व सेल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो है वो सेक्रेट करवाया जाता है। तो ये वो जो सेल्स हैं हमारे पास पैंक्रियाटिक सेल्स और नर्व सेल्स, वहां पे ये अबंडेंटली गोल्जी ऑपरेटर्स पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे हम बात करेंगे लाइसोसोम्स की। ये हेल्पफुल होता है डाइजेशन और डिग्रेडेशन के अंदर। ये आपको मैंने पहले भी दिखाया कि ये हमारे पास लाइसोसोम है, ये आपको डाइजेशन और डिग्रेडेशन के अंदर हेल्पफुल होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल ऑर्गेनेलिस होती हैं। ये एसिड हाइड्रोलिसिस इसमें होता है और ये डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्टिंग के अंदर हेल्पफुल होते हैं। और इसकी कंडीशन जो है वो एसिडिक होती है ड्यू टू एसिड हाइड्रोलिसिस, इसमें एसिड हाइड्रोलिसिस होता है तो इस वजह से इसकी कंडीशन जो है वो एसिडिक होती है लाइसोसोम की। इसके अलावा एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद जो है ये सिक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल जो कि फ्यूज होता है फिर लाइसोसोम के साथ। ठीक है। इसके अलावा लाइसोसोम्स जो है ये फाइगोसिटिक वेसिकल्स के साथ भी फ्यूज करते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स बनाने के लिए। नंबर 6 पे हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे पास तो हम हमारे पास नंबर 6 पे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर जनरेटर्स होते हैं बेसिकली सेल के। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होती हैं। इसमें क्रिस्टिया मौजूद होते हैं जिसमें ये क्रिस्टिया को हम जो है वो सिंगल फॉर्म में यहाँ पे ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है। यहाँ पे इसमें ये जो सिंगल ये सारे इसमें क्रिस्टिया नजर आ रहे हैं और एक जो सिंगल है उसको आप क्रिस्टा बोलते हैं। ये जो है इंक्रीज कर सकता है सरफेस एरिया को फॉर केमिकल रिएक्शन। और ये यूजेबल एनर्जी ट्रैप करता है सेल के लिए। और स्फेरिकल टू इलोंगेट इसका स्ट्रक्चर होता है। और एक जो
क्रिस्टिया के बीच में स्पेस होती है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे ये जो आपको ये डिफरेंट क्रिस्टिया नजर आ रहे हैं, ये और इनके बीच में ये जो स्पेसेस नजर आ रही हैं, इसको हमारे पास मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अलावा सर्कुलर डीएनए इसका अपना होता है, इसके पास राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये मल्टीपल हो जाते हैं जब सेल जो है उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। नंबर 7 पे हमारे पास साइटोस्केलेटन। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पेपर के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्ट्रक्चर डिटेल के अंदर आपको जो बुक्स सजेस्ट की गई हैं वहां से आप जो है ना वर्मा और अग्रवाल की बुक, वहां से आपने डिटेल के अंदर इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन रीड आउट करना है और प्रिपेयर करना है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारे पास साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, और ये प्रोवाइड करता है एक कंप्लीट सेल को स्केलेटन। ठीक है, ये साइटोस्केलेटन, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, ये थ्रेड लाइक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये प्रोवाइड करता है सेल को स्केलेटन बेसिकली। और हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये हॉलो सिलेंडर होते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम ट्यूब्यूलाइन सब यूनिट्स भी बोलते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है ये एक फ्लेक्सिबल सेलुलर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। तीनों माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स मिलके एक फ्लेक्सिबल सेलुलर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये शेप चेंज करने के लिए और स्पेशलाइजेशन के पीरियड के दौरान जो है हेल्पफुल होते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं सेल को। तो ये साइटोस्केलेटन का फंक्शन है। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की अगर हम बात करें तो ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स होता है, सेल शेप और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को। और इसके अलावा मैकेनिकल एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर उसको प्रमोट करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनके अंदर जो है ना वो कंट्रैक्टाइल सिस्टम मौजूद होता है। ये नॉन मसल सेल्स होते हैं जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। ये इसके अलावा जो है हाईली डेवलपिंग सेल्स होते हैं। मायोफाइब्रल्स जो हैं ये शॉर्टन और कंट्रैक्ट के अंदर हेल्पफुल होते हैं। मसल्स के अंदर ये हाईली डेवलप होते हैं, वहां पे मायोफिब्रल्स प्रेजेंट होते हैं और ये शॉर्टन और कंट्रैक्ट में हेल्पफुल होते हैं। और जो नॉन मसल सेल्स हैं वहां पे ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और कंट्रैक्टाइल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। और जो मसल सेल्स हैं वहां पे ये शॉर्टन और कंट्रैक्ट में हेल्पफुल होते हैं और वहां पे इनके पास मायोफिब्रल्स मौजूद होता है। और इसके अलावा एक्टिन प्रोटीन के जो है ये सॉलिडेटरिंग के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। होपफुली आज का ये हमारा जो सेल के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एंजाइम और थर्ड ऑलमोस्ट 2 और क्लासेस के अंदर हम ये जो इसका सेक्शन ए है ज्यादा से ज्यादा 3 क्लासेस के अंदर हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। होपफुली जहां तक आपको मुकम्मल समझ आ गई हो, कहीं भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप लोग वो भी डिस्कस कर सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम है आपको स्टडी के अंदर तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। टिल द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।